मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने सिंध को लूटने की पूरी इजाज़त दे रखी है। मिनिस्टर सिंध को भी जुर्रत नहीं है कि इन अफसरान की पोस्टिंग रोके, क्योंकि ये जरदारी सिस्टम के बहुत अहम कारिंदे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इम्तियाज़ चांडो, आपको अपने प्रोग्राम इम्तियाज़ चांडो शो में खुशामदीद करता हूं। और आज एक और अरबपति अफसर सिंध के, जिसने चंद वर्षों के अंदर बहुत सारे असासे बनाए हैं, उनके मुतालिक आपको आगाह करूंगा। और इससे पहले ज़रीफ़ खेड़ो, चीफ़ इंजीनियर इरीगेशन, जो सिंध के अफसर हैं, उन्होंने पिछले 10 सालों में जो असासे बनाए हैं अपनी कंपनी के साथ मिलके, जो कंपनी उनके दोस्तों की है, उनके मुतालिक एक पहली किस्त मैंने जारी की है और अब दूसरी किस्त भी ज़रूर आएगी। लेकिन अब बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में सरदार अली शाह, चीफ़ इंजीनियर सखर बैराज, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ ओहदों पर ये विराजमान रहे हैं। चंद बरसों के दौरान इसने किस तरह से अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई, और जिस तरह से सिंध में लूट मार है, इसकी कोई और मिसाल अब तक मैंने नहीं सुनी है, न देखी है। और मेरे ख्याल में जो मुल्क के असल हाकिम हैं, उन्होंने शायद ये इजाज़त दे रखी है कि सिंध को इसी हालत में रखना है। मेरा मकसद किसी की ज़ाती कोई इंसल्ट करना, उनको कोई उनका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि हक़ाइक़ आपके सामने लाना है। और इस कौम, जो कौम एक रोटी के लिए मर रही है, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि राशन के लिए कितने लोगों की जानें चली गई, मासूम बच्ची और मासूम बच्चियां और बच्चे रौंद कर जो है ना हलाक हो गए कराची के अंदर। तो सूबे सिंध का ये हाल है। और अगर आप सूबे सिंध के हवाले से हकीकी तस्वीर देखना चाहते हैं, उनके हकीकी मसाइल सुनना चाहते हैं, सियासी, गैर सियासी, और इसके साथ जिस तरह से लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती की दास्तानें हैं, जिस तरह की करप्शन की दास्तानें हैं, अगर अब आप वो सुनना और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे ज़्यादा आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, ताकि हम एक अच्छे पाकिस्तान की तरफ कदम बढ़ा सकें, जहां करप्शन न हो, जहां अकरबा परवरी न हो, जहां सिफारिश न हो, और हमारा मुल्क, हमारे सूबे तरक्की कर पाएँ। तो आज करेंगे सरदार अली शाह के असासों की छानबीन। ये एक मामूली अफसर थे और जिस तरह से इसने तरक्कियां हासिल की, एक बहुत बड़ी लंबी दास्तान है। ये शख्स इस वक्त अरबपति अफसरान में शुमार होता है। ये मैं आपको सिर्फ ज़बानी कलामी अरबपति नहीं बोल रहा, लेकिन मेरे अंदाज़े के मुताबिक, जिस तरह से नेब और दीगर ज़राए से हमने मालूम किया है, उनके मुताबिक इस वक्त इस शख्स के पास तकरीबन कोई 5 से 6 अरब रुपए के असासे हैं जो सूबे सिंध के अंदर हैं। और बैरून मुल्क जो असासे हैं वो थोड़े से और ज़्यादा हो सकते हैं, उनकी अभी तक छानबीन सही तरीके से नहीं हुई है। और हसीन इत्तफाक ये है कि ज़रीफ़ खेड़ो का ताल्लुक़ और सरदार अली शाह का ताल्लुक़ भी एक ही डिस्ट्रिक्ट से है। ये डिस्ट्रिक्ट नौशेर फ़िरोज़ कंडियारों से ताल्लुक़ रखते हैं। और इसके साथ नौशेर फ़िरोज़ के इस अफसर के पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी आपको मैं एक छोटी सी झलक दिखाता जाऊंगा। आप मेरे बैकग्राउंड में देखते होंगे, इनकी तस्वीरें भी चल रही हैं, इनकी वीडियोस भी चल रही हैं, और इसके साथ इनका लाइफ स्टाइल भी डिस्कस करेंगे। इनके बच्चों की अयाशियाँ वो भी आपके सामने मैं पेश करूंगा। इनका कंडियारों में एक बहुत बड़ा घर है जिसको मैं महल कहूँगा, और इस शख्स ने वो महल की जो अंदर पेंटिंग वगैरह और म्यूरल वगैरह जो कराते हैं, दीवारों पर तस्वीरें बनवाना या गमलों को डिज़ाइन करवाना, उसके लिए भी स्पेशल पेंटर्स हायर किए थे और उनके पैसे भी ये खा गए। तो ये ऐसे शख्स हैं सैयद सरदार अली शाह, जिनके खिलाफ 2020 में एक इंक्वायरी शुरू हुई नेब की। 2021 में इनके सेक्रेटरीज़ को लेटर्स गए हैं कि आप इनके असासों के मुतालिक या इनका जो पूरा सर्विस रिकॉर्ड है वो दिया जाए, लेकिन इसका रिकॉर्ड भी जो है वो महकमा नहीं दे रहा था, क्योंकि महकमे के सेक्रेटरी को भी मालूम है कि ये अपने बॉस के भी बॉस हैं। तो सैयद सरदार अली शाह, जिसने सिर्फ मेरे ख्याल में 2-3 सालों के अंदर कोई बैरून मुल्क के 60-70 दौरे किए, और उनके पासपोर्ट, उनकी सारी रिकॉर्ड वो जो है वो भी इदारों के पास मौजूद है। इनके बच्चों के पास बहुत ज़्यादा लग्जरी गाड़ियां हैं। लेकिन हैरत की बात है कि इस शख्स की जो तनख्वाह थी टोटल, वो थी 1 लाख रुपए से ऊपर। इनके असासों की छानबीन जो नेब ने शुरू की, उसका कोई मंतकी अंजाम नहीं हुआ। नेब के साथ लेन देन हुई या कोई और मसला हुआ, कोई मालूम नहीं। और आपको मालूम है कि नेब ऐसे किसी को छोड़ती नहीं है। नेब के अफसरान, नेब के अंदर काली भेड़ें वो मौजूद हैं। 2014 में इन्होंने जो अपनी FBR में असासों की फहरिस्त जारी की या डिक्लेयर की असासे, वो तकरीबन जो है 3 करोड़ 20 लाख रुपए से ज़ायद के थे। ये सरकारी आपको वैल्यू है, जिसको हम DC वैल्यू कहते हैं। अगर 3 करोड़ और 20 लाख रुपए के असास हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये प्राइवेट अगर इनकी जो है वैल्यूएशन कराई जाए
तो ये तकरीबन 10 से 15 करोड़ रुपए, कम से कम 10-15 करोड़ रुपए के बनते हैं। इसमें यही सरदार अली शाह, जिसके मैं असासे अब आपको गिनवाना शुरू करूँगा, उस एफबीआर के रिकॉर्ड में मौसूफ बताते हैं कि उनके पास सिर्फ एक गाड़ी है। लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि कंडियारों में एक बहुत बड़ा घर है, महल है बाकायदा, उसमें एक छोटा सा मिनी ज़ू है। और आप घर के अंदर की तस्वीरें जो छुपा के लोगों ने बनाई हैं वो आप थोड़े से देख लें, क्योंकि इनका सही तरीके का वीडियो अभी तक नहीं आया है और कोशिश करेंगे कि हम आपको दिखाएंगे वो भी। इनके साथ साथ क्रीक विस्टा में इनके 2 अपार्टमेंट हैं, और क्रीक विस्टा कराची के अपार्टमेंट की वैल्यू क्या है, तकरीबन कोई 15-16 करोड़ रुपए का एक अपार्टमेंट अब तक जो है। उस वक्त सस्ते थे, बाद में ज़ाहिर मार्केट जैसे बढ़ती गई तो ये इनकी वैल्यू भी बढ़ती गई। और इसके साथ साथ 500 गज के 2 घर हैं डिफेंस कराची में, और इसके साथ हैदराबाद में इनके घर हैं। वहाँ भी एक बहुत बड़ा बंगला है जिसकी आप तस्वीर देख सकते हैं, और कंडियारों में तो है ही है। इसके साथ साथ इनके पास जो गाड़ियों की तफसील है वो ये है कि एक मर्सिडीज़ गाड़ी है, वीगो गाड़ी की तस्वीरें खुद रखते रहे हैं, निसान पेट्रोल गाड़ी जो बाहर मुल्क से इंपोर्ट की जाती है, पाकिस्तान में ये अवेलेबल नहीं है, टोयोटा जीप है, लैंड क्रूज़र है, और इनके बेटे जो हैं वो मर्सिडीज़ गाड़ियाँ चलाते हैं। और इसके साथ साथ दुबई में इनके अपार्टमेंट हैं, दुबई में इनका अपना क्रूज़ है जो प्राइवेट इनका क्रूज़, जिसमें ये फैमिली के साथ टूर करते हैं। और सिर्फ चंद बरसों के अंदर इन्होंने तकरीबन 60 से 70 टूर किए हैं बैरून मुल्क के, और स्पेशली ये मरीना जाते रहे हैं। दुबई में इनका ज़्यादा आना जाना रहता है। इस वक्त इनके ऊपर इतनी हुकूमत सिंध मेहरबान है कि हर बड़ा ओहदा, चीफ इंजीनियर सखर का हो, चीफ इंजीनियर गुडू बेराज का हो, कोई नारा केनाल का हो, जितने भी हैं वो इनकी मर्ज़ी के बगैर होते नहीं हैं। ये और ज़रीफ खेरो समझे कि एक सिक्के के 2 पासे हैं और 2 साइडें आप कहें। मेरी उर्दू इतनी ठीक नहीं है, लेकिन ये वो लोग हैं जो इस वक्त महकमा इरीगेशन को चला रहे हैं। चाहे कितने भी असासे बनाएं, लेकिन इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। चीफ मिनिस्टर सिंध को भी जुर्रत नहीं है कि इन अफसरान की पोस्टिंग रोके, क्योंकि ये जरदारी सिस्टम के बहुत अहम कारिंदे हैं, और जरदारी सिस्टम को चलाने वाले, उनको ये सारे मशवरे देने वाले, इरिगेशन के सिस्टम में किन लोगों को कहाँ कहाँ पोस्ट रखना है ये भी यही डिसाइड करते हैं। और ख़ास तौर पर सरदार अली शाह के जो असासे, उसमें एक पेट्रोल पंप मेरे से रह गया था, वो आप पेट्रोल पंप देखें, और इसके साथ बहुत सारे और भी छुपे हुए यकीनन असासे होंगे। हैरत की बात है कि एक्साइज में इन्होंने जो अपना रिकॉर्ड जो गाड़ियों का बताया था, उसमें सिर्फ होंडा सिविक है इनके पास। और उस वक्त ये मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अब तो शायद ज़्यादा होंगी, लेकिन ज़रा ये बता रहे तकरीबन इनके पास 15 के करीब गाड़ियाँ हैं छोटी मोटी, और सबसे बड़ी जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं, एक 19 ग्रेड से 20 ग्रेड में ये प्रोमोट होने वाले सरदार शाह के असासे जो है वो कितने हो सकते हैं, या कहाँ से इसने इतने असासे बनाए हैं, ये आलम आश्कार है। इनके अपने गांव के लोग, इनके कंडियारों के लोग भी बता रहे हैं कि इनके पास 10-15 साल पहले इतना पैसा नहीं था। जो पिछली ये जो हुकूमत चल रही है पीपल्स पार्टी के, जो 2 अदवार गुजरे हैं, इनके दौरान इन्होंने तमाम असासे बनाए हैं। और इनके लाइफ स्टाइल को आप देखेंगे तो ये कहीं से अफसर नहीं लगेगा, लेकिन इन शख्स के ऊपर कोई हाथ डालने वाला नहीं है, इससे कोई पूछने वाला नहीं है। नैब सखर ने इनके घरों की तफसीलात भी ली, इनके पास जो कई लेटर भी भेजे, जैसे मैंने पहले बताया कि 2 साल पहले सेक्रेटरी इरिगेशन को ख़त लिखा गया कि आप इस शख्स के बारे में हमें मालूमात दें और इनका पूरा रिकॉर्ड चाहिए, सर्विस रिकॉर्ड, और जो असासे उन्होंने उस वक्त डिक्लेयर किए थे, लेकिन वो जो है वो फ़ाइल दिए जाएं ताकि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएं। फिर जैसे ही हुकूमत में तब्दीलियाँ आई, नेब के कवानीन कमज़ोर होते गए, नेब का इदारा ही ख़त्म समझें कि बाज़ाब्ता हुआ, तो इस शख्स के ऊपर जो हाथ डाला गया था वो नरम पड़ गया। और इससे पहले नेब के अफसरान को मालूम था कि अगर हम पकड़ेंगे भी तो होगा कुछ नहीं। ये जरदारी सिस्टम जो सिंध में महकमा इरीगेशन संभालते हैं, जरदारी सिस्टम में कुछ ठेकेदार हैं, जिसमें मेन ठेकेदार जो जरदारी सिस्टम का है वो शेर मोहम्मद मुगेरी है, जिसका नाम आ चुका है पहले भी
इस फेक अकाउंट केस में उनका नाम ECL में था, लेकिन उसके बाद जो बात कर रहा हूँ जरदारी सिस्टम का, ये जरदारी सिस्टम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में है, लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो जरदारी सिस्टम है उसमें ये जो अफसरान हैं, ज़रीफ़ खेड़ो, इसके साथ साथ सरदार अली शाह और दीगर, उसके साथ वकार कादरी पहले थे, जिन्होंने एक जाली कंपनी बना के RBOD से तकरीबन कोई 2.5 अरब रुपए के ठेके लिए, उनके चेक भी मौजूद हैं। और उस शख्स के ऊपर इस वक्त भी नेब का केस चल रहा है, लेकिन क्योंकि नेब को इतना कमज़ोर कर दिया गया कि अब नेब किसी में हाथ डालता नहीं है, और उसको सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर किया गया वो नेब के खुद अफसरान ने किया। तो सरदार शाह इस वक्त सूबा सिंध के बासर तरीन चीफ इंजीनियर्स में होते हैं। इनकी प्रमोशन खुद भी एक सवालिया निशान है। ये जूनियर अफसरान थे, इनको प्रमोशन दिया गया और इसके साथ इनको अहम तरीन ओहदों पर बिठाया गया। सखर बैराज पर आपको मालूम होगा कि हर साल जो सैलाब की सूरत हाल होती है, 12 लाख क्यूसेक गुजरते हैं, और सखर बैराज जो है सिंध के इरिगेशन सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है, उस की बजट भी उतनी ही है। और ये सारे बजट खाने के लिए इस शख्स को वहाँ इसलिए मुकर्रर किया जाता है ताकि ये अरबों रुपए की करप्शन करके हिस्सा जरदारी सिस्टम के अंदर भी बांटे और ख़ुद भी खाए और हमें भी खिलाए। तो इतनी अहम तरीन पोस्ट इसको दी जाती है, और जिस जगह पर भी इसको रखा गया है वहाँ अरबों रुपए के ठेके, अरबों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स और अरबों रुपए के फंड्स हमेशा मौजूद रहे हैं। और ये लोग इस वक्त भी सिंध को लूट रहे हैं, पाकिस्तान को लूट रहे हैं। अरबों रुपए के फंड्स ये खाए जा रहे हैं, मगर इनसे कोई भी इदारा तफ्तीश करने के लिए तैयार नहीं है। किसी को भी नज़र नहीं आ रहा कि ये जो लोग बैठे हुए हैं ये क्या पाकिस्तान के दोस्त हैं, पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, या पाकिस्तान के दुश्मन हैं। क्योंकि दुश्मन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकारी लिबास में ये जो डाकू बैठे हुए हैं ये अपने असासे खुफिया तरीके से बना रहे हैं, और ये बैरून मुल्क अपने बच्चों को शिफ्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस दिन इनकी रिटायरमेंट करीब आए तो ये अपने मुल्क को छोड़ें और बाहर मुल्क जाके सुकूनत अख्तियार कर लें। जिस मुल्क को दुश्मन मुल्क समझते हैं, इंडिया या बांग्लादेश, जिसको हम 1% का कहते थे, आज उनकी हालत देखें, उनके अफसरान का लाइफ स्टाइल देखें, और इस मुल्क के जहां हम भूख और अफलास का शिकार हैं उस मुल्क के अफसरान के लाइफ स्टाइल को देखें, आपको पता चल जाएगा कि हम गरीब मुल्क नहीं हैं। शायद हमने खुद इजाज़त दी है कि सरकारी लिबादे में, सरकारी पोजीशनों में आकर आप मुल्क को लूटें, डाके डालें, और आपको कोई कुछ नहीं करेगा। यहाँ तक कि सूबा सिंध के इस वक्त तकरीबन कोई 60 से 70% ऐसे बड़े अफसरान हैं जो पैसा कमा के बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, और उन्होंने अब पहले से अपनी फैमिलियाँ वहाँ शिफ्ट कर दी हैं। वो किसी भी डिपार्टमेंट को उठा के देखें आप और उनकी छानबीन करें। ये वाहिद मुल्क है जहाँ सरकारी अफसरान मुल्क की वफादारी का कसम खाते हैं, या उनकी जो ट्रेनिंग्स होती हैं उनमें बताया जाता है कि आवाम की खिदमत करनी है, लेकिन ये लोग कुर्सियों पर आकर लूट कर मुल्क को, अपने बच्चों को बाहर मुल्क भेज देते हैं। और इसके मुकाबले में आप इंडिया के अफसरान की अपोजिशन देखें तो ऐसा कोई अफसर मुझे वहाँ नज़र नहीं आ रहा सिवाय समीर वानखेड़े के, जिसके ऊपर इल्ज़ाम था कि शाहरुख के बेटे को उसने अरेस्ट किया, और बाद में नवाब मलिक जो वहाँ के मंत्री थे उन्होंने उसके असासे ज़ाहिर किए थे। सिवाय उसके वो भी छुपे हुए कि उनको भी माँ ने दी थी कोई मौरूसी मिल्कियत और इस तरह से, लेकिन इनके पास तो कुछ भी नहीं है। इनके ठाठ बाट आप देखें, ये कहीं से नहीं लगेंगे कि ये कोई सरकारी अफसर है। ये आपको लगेंगे कि कोई ख़ानदानी ज़मींदार हैं, बिजनेसमैन हैं, या इन्होंने बहुत बड़ी मेहनत करके एम्पायर खड़ी की है। मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने सिंध को लूटने की पूरी इजाज़त दे रखी है। आप सियासतदानों के ऊपर तो हाथ डालते हैं, आप उनको कहते हैं कि ये करप्ट हैं, लेकिन आप इन अफसरान को क्यों हाथ नहीं डालते? क्यों इनको आप जो है इजाज़त दे रखी है कि सिंध को लूटें और आप खुद अमीर बन जाएं? इनकी बीवियों के पास 7-7, 8-8 लाख रुपए के हैंडबैग्स हैं, उनकी गाड़ियां अलग हैं, जिस तरह के बच्चे कपड़े पहन रहे हैं उस कलर की गाड़ियां उनके घरों में मौजूद हैं। ऐसा कहीं किसी और मुल्क में हुआ है? आप जिस मुल्क को दुश्मन मुल्क कहते हैं वहाँ इस तरह के अफसरान के ठाट बाट हैं? अगर हैं तो बताएं। ये सिंध को 4-5 तरीक़ों से लूटने की इजाज़त दी हुई है। एक पॉलिटिकली कि कराची में आप दहशतगर्दी करो, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में आप डाकुओं को पालो, और जो बच गए सरकारी जो दीगर महकमे हैं वहाँ आप माफियाज बनाओ, सिस्टम बनाओ और लूट मार करो। तो ये है पूरे सिंध के अंदर सूरत हाल। और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं मज़ीद एपिसोड विद प्रूफ लाता रहूँगा, और उसके साथ उन मोहरों को भी मैं बेनकाब करूँगा जो मुख्तलिफ ठेकेदार हैं, जो मुख्तलिफ
ऐसे किरदार हैं, छुपे किरदार, जिन्होंने फ्रंट मैन बन के सिंध को लूटा है। और स्पेशली इस प्रोग्राम के बाद बदीन के एक ऐसे शख्स के हवाले से मैं प्रोग्राम आपके सामने पेश करूंगा जो बूट पॉलिश करता था, मोची का काम करता था, और उसके बाद उसको एक छोटी सी नौकरी मिली और इस वक्त उनके पास भी 5-6 अरब रुपए के असासे हैं और वो भी बैरून मुल्क शिफ्ट होना चाहते हैं। वो है मेवो मेघवाल। उस पर मैं एक और एपिसोड करूंगा और आपको बताऊंगा कि एक मोची किस तरह से अरबपति बन गया। थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।